ये काज है और डिस्प्लेसमेंट उसका इफेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विदाउट डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिस्टेंस विदाउट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो इन रिलेशंस को हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें पहली बात ये होती है कि if distance is zero, then displacement is also zero। बेटा अगर डिस्टेंस जीरो है तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट जो हमें मिलता है किसी भी बॉडी का, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअली रिजल्ट किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। इसका मतलब है बॉडी का डिस्टेंस नहीं है तो बॉडी ने मूव ही नहीं किया। अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो डिस्टेंस नहीं होगा, और अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, if body remains if displacement is zero, then distance may be zero, may not be zero। ठीक है बेटा, ये हो सकता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है डिस्टेंस पे, अगर डिस्टेंस होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हो ना हो डिस्टेंस हो सकता है। तो आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो कंडीशंस बनेगी, जैसे इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, कि अगर इस तरह से जो है वो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि व्हेन बॉडी is in rest, distance and displacement both are zero। ये दोनों जीरो है। दूसरी कंडीशन है when initial and final position of moving body is the same, then displacement is zero, but distance is not zero। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हो कि एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव करता है बेटा, सपोज करें ये इसकी इनिशियल पोजीशन पी है, ये यहाँ से मूव करता है और पार्टिकल मूव करके इसकी फाइनल पोजीशन क्यू भी वही होती है। तो इस कंडीशन के अंदर जब इनिशियल और फाइनल सेम होती है तो डिस्टेंस जीरो नहीं है,
जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये जीरो होता है। तो जब किसी भी मूविंग बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही पोजीशन की तब्दीली है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो आप कहोगे कि पोजीशन के अंदर किसी भी किस्म की चेंज नहीं है। जब पोजीशन चेंज नहीं होती तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो माना जाता है। इसके बाद आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट when body is in लीनियर मोशन। लीनियर का मकसद होता है स्ट्रेट लाइन में। बेटा जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी इज इन लीनियर मोशन, बट डिस्प्लेसमेंट कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन का मकसद होता है कर्व्ड मोशन के अंदर हो। रेक्टिलिनियर का मकसद है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। तो बेटा यहां से ये आता है कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस से हो, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। जो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम डिस्टेंस एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर होता है तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और दूसरी ये बात कि डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट है किसकी, डिस्टेंस की। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो या तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के या तो डिस्टेंस से कम होगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जो हो वो ग्रेटर देन डिस्टेंस हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल और लेस देन डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या इक्वल होगा या लेस देन डिस्टेंस होगा। इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन में और लेस होता है कर्वी लीनियर मोशन के अंदर। जैसे ये होता है फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बॉडी है वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि अगर पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू है, इस तरह की मोशन है बेटा, तो इस कंडीशन के अंदर ये होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि ये जो है डिस्टेंस जो होता है वो इस कंडीशन के अंदर इक्वल होता है और इस कंडीशन के अंदर कम होता है। आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। बेटा ये कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज आती है बेटा कि यहाँ पे ये बात एक इम्पोर्टेंट होती है कि न्यूमेरिकल रेशियो बेटा, न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। बेटा न्यूमेरिकल रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान जो रेशियो होता है कैन बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1। बेटा ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो जो होता है इसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये इक्वल भी हो सकता है या लेस देन 1 हो। बेटा ये इस कंडीशन से आता है, आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल होता है डिस्टेंस के, जैसे स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस करोगे तो रेशियो 1 आएगा। जैसे कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके अंदर क्या होता है कि उस बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। जब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं तो उनका न्यूमेरिकल रेशियो जो होता है वो इक्वल टू हो जाता है 1 या लेस देन 1। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कहेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर 1 होगा और जो कर्वी लीनियर मोशन होती है उसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो न्यूमेरिकल रेशियो जो होगा वो लेस देन 1 होगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेटा इसको। इस तरह से अगर हो बेटा, इसके अंदर पहली चीज ये होती है कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, P से Q तक जाती है, सपोज करें इसका डिस्टेंस भी 10 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा वो भी हो जाएगा 10 मीटर। इन दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। इस तरह से आ जाएगा कि इस कंडीशन के अंदर जो होता है ये न्यूमेरिकल रेशियो 1 होता है। लेकिन अगर इस तरह से मोशन होती है, P है और ये पोजीशन Q है, इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे तो सपोज करें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर है और डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर है, तो इस कंडीशन के अंदर आप अगर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन 1 हो जाएगा। तो बेटा ये इस तरह से जब कर्वी लीनियर मोशन होती है तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये मैंने जो रेशियो कहा है ये किसके दरमियान का है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान कहा गया। अब इसकी दूसरी पॉइंट भी होती है, न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान किया गया, मींस डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट is equal to 1 or greater than 1। ये इक्वल भी 1 के हो सकता है और ग्रेटर भी 1 के हो सकता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह से करो, स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करती है बेटा, इस तरह से कोई भी बॉडी P और Q से ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है, सपोज करें डिस्टेंस भी 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी जो होता है ये भी 10 मीटर है, तो इस कंडीशन के अंदर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये होती है कि अगर कर्वी लीनियर मोशन हो, P है और ये Q है हमारे पास, तो बॉडी जब इस तरह से मूव करती है, सपोज करें डिस्टेंस है 20 मीटर और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये सपोज करें कि ये है 10 मीटर,
ठीक है, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो यहाँ पे एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एस इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 1। आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान अगर आप रेशियो लोगे तो इक्वल टू 1 हो सकता है, या ग्रेटर देन 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन हो सकता है। सबसे बड़ी जो बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, जो मैंने कल भी आपको कहा था कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। दो सेम पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। दो सेम पॉइंट्स के दरमियान दो मुख्तलिफ लोगों के लिए डिस्टेंस मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। दो मुख्तलिफ बंदों के लिए दो सेम पॉइंट्स के दरमियान कभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उनके दरमियान क्या आपस में ताल्लुक होता है, उसके बारे में आज हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि स्पीड क्या होती है बेटा। स्पीड किसको कहा जाता है, या स्पीड क्या होती है बेटा। इसको जाहिर किया जाता है बेटा v से। स्पीड क्या होती है बेटा, या स्पीड किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, स्पीड का मकसद होता है कि जब हम इस चीज को देखें कि जो मूविंग बॉडी डिस्टेंस तय कर रही है, तो मूविंग बॉडी जो डिस्टेंस तय करती है वो किस रेट से करती है। वो बॉडी जो डिस्टेंस तय करती है वो स्लोली करती है या क्विकली करती है, तो उसको कहा जाता है कि ये स्पीड है। स्पीड से हमें ये पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस तय कर रही है वो किस रेट से कर रही है। आप ये कह सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी के डिस्टेंस तय करने को हम टाइम के साथ जोड़ के देखें कि ये कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कर रही है, जिससे हमें ये पता लगे कि कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस तय करती है वो स्लोली करती है या क्विकली करती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्पीड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो एक घंटे के अंदर 50 किलोमीटर तय करती है, दूसरी बॉडी है जो एक घंटे के अंदर 70 किलोमीटर तय करती है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया कि 50 किलोमीटर को एक घंटे के साथ जोड़ के देखा और 70 किलोमीटर को भी एक घंटे के साथ जोड़ के देखा। तो जब हम डिस्टेंस को घंटे के साथ जोड़ के टाइम के साथ जोड़ के देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस हुआ है वो किस रेट से हुआ है। एक का रेट है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का रेट है 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं कि ये स्पीड है। तो स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस तय करती है वो किस रेट से करती है। रेट का मकसद है टाइम, कि उसको टाइम के साथ जोड़ के देखें। ठीक है, तो आप इसको स्पीड कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर बेटा स्पीड के अंदर जो है वो आप ये भी कह सकते हैं, इसको डिफाइन इस तरह से कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called speed। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड कहलाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सपोज करें कोई भी बॉडी है, ये इस तरह से एक पॉइंट बी से ये दूसरी पॉइंट क्यू तक जाती है और ये एक डिस्टेंस तय करती है। सपोज करें ये डिस्टेंस है और इसने इसको तय करते हुए टाइम टी लिया है, तो स्पीड का मकसद लोगे स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप इसको सिंपली कह सकते हो कि कोई भी बॉडी जो टोटल डिस्टेंस तय करती है, कोई भी बॉडी जो टोटल डिस्टेंस तय करती है, उसको अगर टाइम के साथ जोड़ के देखें तो उसके बारे में हम ये कहेंगे कि ये जो है ये स्पीड है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो स्पीड बन जाता है। तो ये जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड का मकसद है कि अगर डिस्टेंस को इस सेंस में देखें कि वो डिस्टेंस किस रेट से तय हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली इसका फार्मूला कर सकते हैं बेटा कि जो स्पीड है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट जो होगा एसआई यूनिट इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जबकि दूसरे यूनिट्स भी होते हैं, फुट पर सेकंड भी हम कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एसआई जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई बेटा हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन। अब ये जो स्पीड होती है बेटा, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एक होती है एवरेज स्पीड। जैसे आपको पता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो थ्रू आउट जो हम रास्ता होता है, थ्रू आउट पाथ, कहीं पे हमारी स्पीड ज्यादा होती है, कहीं पे हमारी स्पीड कम होती है। कहीं पे गाड़ी के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो कहीं पे गाड़ी रोड अच्छा है तो फास्ट हो जाती है, और कहीं पे अगर रोड खराब है या कोई क्रॉसिंग आ गई या कोई और इश्यू आ गया तो हमारी स्पीड जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो जब हम कोई भी पाथ ट्रेवल करते हैं तो थ्रू आउट पाथ जो हमारी स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं रहती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एवरेज कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमने जो डिस्टेंस तय किया है उसके अंदर कहीं पे हमारी स्पीड ज्यादा हुई है, कहीं पे हमारी स्पीड कम हुई है, लेकिन उसका एवरेज क्या रहा है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम, लेकिन ओवरऑल हम देखें कि किस एवरेज के साथ हमने तय की। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी उसने 100 किलोमीटर तय किया है 2 घंटों के अंदर, तो आप क्या कहोगे, अगर उसका एवरेज निकालोगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ने 2 घंटों के अंदर एवरेज यही रहा है। अब इन 2 घंटों के अंदर कहीं पे उसकी इससे ज्यादा भी होगी और कहीं पे उससे कम भी हो सकती है। तो बेटा ये जो एवरेज जब आप कैलकुलेट करते हो, याद रखिएगा प्रॉब्लम के अंदर वर्डिंग जो होती है बड़ा मसला करती है। इसके अंदर जब आपसे पूछा गया हो कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, जब बात एवरेज की आ जाती है तो बात इसी एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बस कोई भी कैसा भी प्रॉब्लम हो जिसके अंदर किसी भी किस्म की डेटा दी गई हो, लेकिन उसके अंदर ये देखना होता है कि आपसे क्या पूछा गया। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है तो आपको क्या करना है, आपकी सॉल्विंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपने उस पूरे जो है वो पाथ की लेंथ आपने मालूम करनी है, टोटल डिस्टेंस आपने मालूम करना है, फिर टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको जो है वो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। तो अब हम करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड। बेटा इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर बेटा एक होती है एवरेज स्पीड। बेटा ये होती है एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड का मकसद क्या होता है बेटा, ठीक है, एवरेज स्पीड का मकसद होता है बेटा स्पीड एवरेज इज इक्वल टू बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा
है, ये एवरेज स्पीड बन जाता है कि जब कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया है उसको कहा जाता है बेटा कि ये जो होता है ये टोटल जो है वो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो इस सेंस के अंदर जो होता है वो हम कहते हैं जब भी एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करनी होती है तो उसके अंदर आपने उस बॉडी का टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हो गई हमारे पास बेटा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के अंदर कहीं पे बॉडी की स्पीड उस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है और कहीं पे उसकी स्पीड कम भी हो सकती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेता हूँ बेटा। सपोज करें बेटा एक बॉडी ने इस तरह से मूव किया है। ठीक है, एक बॉडी है बेटा, उसने इस तरह से मूव किया है पॉइंट बी से, वो बॉडी गई बेटा पॉइंट क्यू पे। ठीक है, और इसने डिस्टेंस कितना तय किया, सपोज करें डिस्टेंस 100 किलोमीटर तय किया और इसने टाइम लिया 2 आवर्स बेटा। इस तरह से 2 घंटे लिए और ये बॉडी पॉइंट क्यू से चली गई पॉइंट आर पे और इसने डिस्टेंस कितना तय किया, सपोज करें डिस्टेंस इसने तय किया 50 किलोमीटर और इसने जो टाइम लिया वो इसने लिया जो है वो इसके अंदर भी 2 घंटे लिए। ठीक है, इस तरह से, और ये आर से बॉडी चली गई एस पे और इसने डिस्टेंस जो 3 है, ये डिस्टेंस 3 जो इसने तय किया ये 200 किलोमीटर किया और इसके लिए इसने जो टाइम 3 लिया है ये टाइम इसने लिया है 4 घंटे। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट जगहों पे देखें तो इसकी स्पीड डिफरेंट है। ठीक है, इसकी स्पीड डिफरेंट है डिफरेंट जगहों पे, लेकिन आप देखेंगे अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है तो एवरेज स्पीड का मकसद ये होता है कि जो भी आपको गिवन डेटा होती है उससे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। तो आप इसके अंदर इस तरह से स्पीड एवरेज इज इक्वल टू बेटा टोटल डिस्टेंस होता है 100 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर हुआ और ये 200 हुआ बेटा, ये होगा 350 किलोमीटर बेटा। ये हो गया 350 किलोमीटर अपॉन टाइम बेटा, ये घंटा हुआ, ये 2 घंटे हुए, ये 4 हुए बेटा और ये 8 घंटे डिवाइडेड बाय 8 आवर। इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे तो किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर मीटर पर सेकंड में करना चाहते तो आप सिंपली कन्वर्ट कर ले, कन्वर्शन करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, या एवरेज के लिए आप ये भी कर सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 भी कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह से वेलोसिटी एवरेज निकालें तो आप इस तरह से V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 भी कर सकते हैं। अगर 4 होंगे तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 होगा इज इक्वल टू S1 अपॉन T1। ठीक है, और V2 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू S2 अपॉन T2। V3 क्या हो जाएगा S3 अपॉन T3। इस तरह से कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड जो होती है उसको निकालने का तरीका ये होता है, अब इस फार्मूले को और आगे ले जा सकते हैं। जो ये नहीं कहते शॉर्ट फार्मूले आपको बताते हैं, ये करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स करवाते हैं, फिंगर टिप्स के अंदर आप ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम का शॉर्ट फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक याद करके आप प्रॉब्लम भी याद करो कि ऐसा हो फिर ऐसा हो फिर ऐसा हो फिर ऐसा हो फिर ये करो। ठीक है, इतनी बातें याद करने से बेहतर है कि आप उसका कॉन्सेप्ट समझें। 2 घंटे 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 2 घं
शॉर्ट ट्रिक्स ट्रिप्स ये जो चीजें होती है ये ड्रामेबाजी होती है, ये हायर लेवल पे चलती है अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, जहाँ पे स्टेटिस्टिक्स के अंदर, जहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठते हैं, बजट्स बनाते हैं, बैंकिंग करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वहां पे ट्रिक्स चलती है क्योंकि उनको एक चीज को सॉल्व करना होता है। आपके लिए ट्रिक्स एंड ट्रिप्स नहीं है, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स का मकसद होता है ड्रामेबाजी। ठीक है ना, आप हर प्रॉब्लम की ट्रिक अलग होती है। ऐसा तो है ही नहीं कि तीन चार ट्रिक्स हो, उन तीन चार ट्रिक्स पे आप पूरा जो है वो फिजिक्स को सॉल्व करें, ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर। इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। आप इसी फार्मूले से देखिए कितनी हो रही ट्रिक्स, ये आ रही है कि अगर इस तरह से हो तो ये फार्मूला आपको कहा जाता है, ये शॉर्ट फार्मूला, इसको आगे भी ले जाए। ठीक है, इसको v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को मैं और ड्रामेबाजी कर देता हूँ इस फार्मूले। तो वेलोसिटी एवरेज क्या होती है, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s1 अपॉन t1 s2 अपॉन t2 प्लस s3 अपॉन t3 अपॉन 3। ये और एक ड्रामेबाजी इसके अंदर, ये शॉर्ट फार्मूला है। मैं आपको बोल दूं इस तरह से डिस्टेंस 3 4 दी हुई है इस तरह से, इससे बेहतर नहीं है कि सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस ले ले अपन टोटल टाइम ले ले, किसके लिए, एवरेज निकालने के। इसलिए आप इसको इस सेंस में रखें। ये बेटा हमारे पास एक टाइप हमने किया कि ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है, हमने किया। बाकी टाइप्स आज टाइम खत्म हो गया आपका। कल इंशाल्लाह बाकी जो टाइप्स हैं या उनके जो ग्राफ्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके ग्राफ स्पीड के कैसे बनते हैं, ग्राफ के अंदर आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आपके बेटा जो इंटर की क्लास होगी वो 9:05 के ऊपर होगी, 10 मिनट आपकी ब्रेक है, पानी वानी पीजिए।